मॉर्निंग। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मेरे साथ आ जाइए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। अपन स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत की क्लास और टॉपिक है अपना समास। टॉपिक है अपना समास। संधि अपन ने कर ली, प्रत्यय कर लिए, घटिका कर ली। 3 टॉपिक्स अपने क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब है चौथा टॉपिक समास। समास कहते किसे हैं? देखिए समास की परिभाषा क्या होगी? समास की परिभाषा होती है कि अनेक पदों से एक शब्द बनाना समास कहलाता है। मतलब समास संक्षेप करना, अनेक पदों से एक शब्द बनाना अर्थात क्या कहलाता है? संक्षेप करना होता है, उसे कहते हैं समास। तो अपन 10th की दृष्टि से सीधा क्वेश्चन आता है, या तो समास विग्रह कीजिए या समस्त पद बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है ना। अपने को कोई भी इनकी परिभाषा नहीं पूछेगा कि समास की परिभाषा लिखिए, समास के भेद लिखिए, ऐसा अपने को कुछ नहीं पूछेंगे। अपन बोर्ड क्लास में तो अपन बिल्कुल सटीक से बिल्कुल क्लियरली चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, जैसा एग्जाम में आता है उस तरह से ही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ने के लिए बोर्ड क्लास में इतना अपने पास समय नहीं है कि अपन पूरा डिटेल से जाने, इनकी परिभाषा याद करें, इनके अपवाद याद करें, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपके काम में आने वाली चीजें यूजेस है केवल उसी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जरा देखिए, थोड़ा हैप्पी रह के स्टार्ट कीजिए, स्माइल करके, ताकि माइंड आपका संतुलित में रहे। ऐसे प्रेशर में रहकर कभी कोई चीज पढ़ी नहीं जाती है। थोड़ा आराम से मस्ती से थोड़ा क्लियर होके पढ़िए। देखिए समास है। समास की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, मैं लिखा नहीं रहा हूं, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। अनेक पदों का एक शब्द बनाना समास कहलाता है, या संक्षेप करना समास कहलाता है। ठीक है, और समास विग्रह होता है उस पद को अलग अलग करना। समस्त पद यानी जो समास युक्त जो पद है उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, मेन चीज है समास के भेद कितने होते हैं, ये देखिए। समास के भेद, समास के भेद का मतलब हो गया, समास के भेद होते हैं, मुख्य भेद तो 4 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अपन पढ़ते कितने? 6 पढ़ते हैं। भेद कितने होते हैं? 4। पढ़ते कितने? 6 पढ़ते हैं। अब देखिए इनमें होता क्या है। देखिए पहला है अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है बहुब्रीहि समास। ये मुख्य 4 ही होते हैं। अब मेरे साथ 2 और होते हैं, क्रमधारी भी होते हैं, द्विगु भी होते हैं। तो वो जो दोनों समास होते हैं वो तत्पुरुष के ही भाग होते हैं। ठीक है ना। एक तो है आपका क्रमधारी समास, और दूसरा है द्विगु समास। ये दोनों किसके भाग है? तत्पुरुष समास के ही भाग कहलाता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, बस अपने को और अपने एग्जाम में जो 10th बोर्ड में है वो सिर्फ एक अव्ययी भाव समास, एक क्रमधार्य और एक द्वंद्व, ये 3 ही है। एग्जाम अपने एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम में 3 ही आते हैं, और अपन 3 का ही अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, क्रमधार्य समास। 3 मार्क्स का आता है, 1 नंबर का अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और क्रमधार्य समास। बहुत आसान है, 3 नंबर लाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए अव्ययी भाव समास में होता क्या है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद होता है अव्यय। पहला पद बोल दो, पूर्व पद बोल दो। पहला पद होता है अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, पहला पद क्या मिलेगा आपको? अव्यय मिलेगा या उपसर्ग मिलेगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में विभक्तियां आती है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों का
लोप। ये अब मैं अभी आपको शॉर्ट में इसकी चीज को याद करवा रहा हूँ। आपको जब हम डिटेल से आगे और पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। बस ये ध्यान रखना, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ते आए होंगे। द्वंद्व समास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। द्वंद्व समास के अंदर आपको याद रखना दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद की प्रधानता। दोनों पद की प्रधानता का मतलब है दोनों पद अपने आप में क्या है, अस्तित्व में है। जैसे राम और श्याम, राम का अलग अस्तित्व है, श्याम का अलग अस्तित्व है, दोनों अपनी जगह बराबर है। इन सीता और गीता, ठीक है, माता और पिता, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये नहीं है कि तो एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। तीसरा अर्थ निकलता है अन्य पद की प्रधानता, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ कैसे, 10 है आनंद जिसके, 10 किसके सर है। अब शब्द से अपने को नहीं पता चल रहा है। दशानन, कौन है दशानन, रावण की बात हो रही, हो गया ना तीसरा अर्थ। कर्मधारय समास में क्या करना है, कर्मधारय समास में ध्यान रखना, एक पद विशेषण होगा तो दूसरा क्या होगा, विशेषी। विशेषण और विशेष्य। यह आता है उपमान उपमेय, उपमान व उपमेय, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे अपन कर्मधारय समास को भी। द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची, जहां भी पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो बस ये हो गई अपने समास की एक शॉर्ट रूप में शॉर्ट रूप में अपन जो इसको लर्न कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। कि भाई अव्ययभाव समास में क्या होता है कि पहला पद अवयव होता है या उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय आता है। फिर द्विगु समास की बात करें तो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास में मैंने आपको पहले ही कहा था पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। कुछ रूल से थोड़ा सा इनको ध्यान रखें। देखिए इनमें पहला रूल्स ये है, पहली चीज तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व पद होगा, मतलब जो पहला पद होगा, है ना, पूर्व पद बोल दूं या पहला पद बोल दूं, पूर्व पद क्या होगा आपका, पूर्व पद होगा अवयव या उपसर्ग। अवयव या उपसर्ग होगा, ठीक है। और दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा, संख्या। दूसरा पद संज्ञावाची, ठीक है। अब इनके रूल्स देखिए। सबसे पहला चीज कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला पॉइंट तो यही हो गया कि पहला पद क्या होगा, अवयव होगा या उपसर्ग होगा, दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। इसमें क्या होगा, पहला पद की प्रधानता होती है। पहले पद की प्रधानता मतलब पूर्व पद की प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता होती है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, समास के दोनों पद मिलकर अवयव बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि समास के दोनों पद, समास के दोनों पद मिलकर अवयव बन जाते हैं, अवयव बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, अव्ययभाव समास में समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें जो समस्त पद होगा ना, समस्त पद, जो समस्त पद बनेगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में होगा हमेशा। नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समस्त पद बनाने के लिए अपने, ठीक है। और अकारांत व आकारांत शब्दों का नपुंसकलिंग एक वचन में पीछे अब जो होते हैं नपुंसकलिंग एक वचन में तो होगा, तो कौन को कैसे अपन नपुंसकलिंग एक वचन बना सकते हैं उनको, वो देखिए कि जो अकारांत या आकारांत धातु है, देखिए अकारांत या आकारांत मतलब जो अ से अंत होता है या आ से अंत
होता है उनमें। अ या आकारांत का जो नपुंसकलिंग होगा उनमें पीछे क्या करेंगे, नपुंसकलिंग में अम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अम जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने लिखा रथ, ठीक है, थ में क्या है, ए है, तो इसका मुझे नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पीछे जोड़ दूंगा अम, ये हो गया रथम। हुआ नहीं हुआ, क्या बना, रथम। इस तरह से। और अगर, ठीक है, इकारांत हो, क्या हो, इकारांत, ठीक है, और इकारांत शब्दों का अगर नपुंसकलिंग बनाना है अपने को, नपुंसकलिंग में क्या करते हैं, इकारांत शब्दों में नपुंसकलिंग में क्या करते हैं अपन, उसमें जो हश्व होता है मतलब छोटी ई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नपुंसकलिंग में ई लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखिए मैंने लिखा उपनदी, क्या लिखा मैंने, उपनदी, ठीक है। अब ये शब्द क्या है, उपनदी शब्द, नदी शब्द तो स्त्रीलिंग है। अब मुझे बनाना है इसका नपुंसकलिंग बनाना है, क्या बनाना है, नपुंसकलिंग बनाना है। और मैं नपुंसकलिंग बनाऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा, उपनदी। तो ये जो शब्द है वो नपुंसकलिंग एक वचन का है, क्योंकि ई कैसी है, छोटी अपन ने लगा दी बड़ी ई की जगह, तो ये हो गया। मतलब ये कि इकारांत शब्द कोई भी और उसका नपुंसकलिंग बनाना है तो उसमें छोटी ई लगा देना, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट इसी का है, अगर उकारांत आए, अगर उकारांत कोई शब्द है, उकारांत शब्द में अगर नपुंसकलिंग बनाना है अपने को, तो अपने को क्या करना है, छोटा उ लगाना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इधर लिख देता हूं, शायद नीचे नहीं दिखा था आपको। उदाहरण देखिए, अनुवधु, अनुवधु, ये देखिए यहाँ कैसा है, बड़ा ऊ है। अब मुझे क्या बनाना है इसको, मुझे बनाना है इसको नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है, तो इसका नपुंसकलिंग एक वचन होगा अनुवधु। यह है आपका नपुंसकलिंग एक वचन है या नहीं। उपनदी भी क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन। प्रथम भी क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन। तो समस्त पद जब अव्ययभाव समास में अपन बनाएंगे तो हमें समस्त पद में नपुंसकलिंग एक वचन बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, ये अकारांत या आकारांत हो तो पीछे हम लगा देंगे, इकारांत हो तो छोटी ई लगा देंगे, और उकारांत हो तो छोटा ऊ लगा देंगे। इस तरह से हम समस्त पद बनाएंगे, ठीक है। एक बार कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब आगे देखिए, अपन अव्ययभाव समास में कौन कौन से अवयव पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा अपना अनु, ध्यान दीजिए क्या आएगा, अनु, ठीक है। अनु के साथ अपन क्या करेंगे, अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। अनु के साथ कुछ शब्द जोड़ेंगे, उनका समास पद बनाएंगे, समास विग्रह करेंगे। जब भी ध्यान रखना अनु शब्द है ना, तो अनु शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पश्चात और दूसरा होता है योग्यम। एक होता है पश्चात और दूसरा होता है योग्यम। अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात या योग्यम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, समास विग्रह करना है। क्या करना है, समास विग्रह। जब मुझे समास विग्रह करना होगा तो मुझे समास विग्रह में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, मुझे प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। देखिए संज्ञा पद में समझ लो, मुझे यूं समझ लो, समास विग्रह में है ना, पहले मैं समास पद बता दूं, है ना, समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह में क्या करना होगा, समास विग्रह में मुझे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, किसमें करना है, संज्ञा पद में। ये याद रखना, संज्ञा पद में मुझे क्या करना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। आप बोलो सर षष्ठी विभक्ति कैसे, संज्ञा पद कौन सा है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी। पहला पॉइंट तो आपको यहीं से शुरू हो जाता है, अनु का, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है आपके लिए अनुरथम।
क्या लिया है? अनुरथम। ध्यान दीजिएगा, अनुरथम। अनुरथम, ये अनुरथम क्या है अपना? अनुरथम अपना है समस्त पद। क्या है ये? समस्त पद है। अनुरथम क्या है? समस्त पद है। और हमने पहले ही कहा था कि समस्त पद जो होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। मतलब अनुरथम क्या है? अनुरथम आपका नपुंसकलिंग एक वचन है। अनुरथम क्या है? नपुंसकलिंग एक वचन है। ठीक है, ये तो हो गया आपका समस्त पद। अब मुझे क्या करना है? समास विग्रह करना है। जब समास विग्रह करना है तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। देखिए ये आपका अनु और ये आपका रथम, दो शब्द है। अनु शब्द क्या है? अनु अपना अवयव है और रथम अपना संज्ञा पद है। तो अपने को क्या करना है? संज्ञा पद में क्या करना है? समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है संज्ञा पद में। संज्ञा पद कौन सा है? रथम। कौन सा है? रथम। अब रथम नपुंसकलिंग है और शब्द कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर शब्द है रथ। अनु रथ, यही शब्द है ना, अनुरथ। अनुरथ शब्द है। ठीक है, अब अनुरथ में अब मुझे विभक्ति किसकी लगानी है? इस पद की विभक्ति लगानी है रथ की। रथ की मुझे कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। रथ की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? देखिए रथ में रथ के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह चलेंगे, है ना। आपको राम शब्द के रूप याद होंगे। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति में आता है रामस्य। क्या आता है? रामस्य आता है। तो रामस्य, जैसे रामस्य षष्ठी विभक्ति है वैसे ही क्या हो जाएगा? रथस्य। जैसे रामस्य वैसे ही रथस्य बन गया। ठीक है, यानी राम के रूप किसकी तरह चलते हैं? रथ की तरह। या रथ के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। ठीक है, तो मुझे रथ की कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। तो ये हो गया रथस्य। देखिए तो मैंने लिख दिया रथस्य। ये हो गया अपना काम। रथ की षष्ठी विभक्ति आ गई रथस्य। अब मुझे अनु का अर्थ लिखना है। अनु का अर्थ या तो मैं लिखूं पश्चात या मैं लिखूं योग्य। या तो वो रथ के योग्य होगा या वो रथ के पीछे होगा। रथ के पीछे का मतलब रथ के पीछे छुपा हुआ हो सकता है और रथ के योग्य भी हो सकता है। तो दो समास विग्रह बनेंगे इसके। एक बनेगा रथस्य और अनु का मुझे अर्थ क्या लिखना है? पश्चात। तो मैं लिखूंगा रथस्य पश्चात। इसका अर्थ होता है रथ के पीछे। रथ के पीछे। ये हो गया अपना समास विग्रह। लेकिन आपको अगर सर मुझे तो योग्य लगाना है, मैं तो योग्य लगाऊंगा, पश्चात नहीं लगाऊंगा, तो उसके लिए भी है कि रथ की तो षष्ठी विभक्ति ही लगेगी। ये लिख लीजिए रथस्य। अब मैंने क्या लगा दिया? योग्यम। बस ये अपना काम हो गया। रथस्य योग्यम। योग्य अनुरथम, रथस्य पश्चात या फिर रथस्य योग्यम। समझ में आया होगा आपका। फिर एक एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है आपका अनुग्रहम। मैंने लिखा अनुग्रहम। ठीक है, अनुग्रहम। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि अनुग्रहम जो शब्द है, अनुग्रहम, ये आपका समस्त पद है। और अपने को पता है कि समस्त पद किसमें है? नपुंसकलिंग एक वचन में है। नपुंसकलिंग एक वचन में है क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? अम आ रहा है, तो नपुंसकलिंग एक वचन में है। तो अनु और ग्रह, इनमें शब्द कौन सा है? अनु तो क्या है अपना? अनु तो है अपना अनु तो है अपना अवयव। अनु क्या है अपना? अवयव। और ग्रह क्या है? संज्ञा पद। ग्रह क्या है? अपना संज्ञा पद है। अब बताओ मुझे, अब मुझे इसका समास विग्रह करना है। अनुग्रहम का क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो मैं समास विग्रह कैसे करूंगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है संज्ञा पद में। संज्ञा पद कौन सा है आपका? ग्रह। ठीक है, तो जैसे ग्रह की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? जैसे जो राम की होगी अभी लिखी थी अपने रामस्य, वैसे ग्रह की क्या हो जाएगी? ग्रहस्य। ये लीजिए ग्रहस्य। ये काम हो गया अपना ग्रहस्य। अब मुझे अनु का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। अनु का अर्थ पश्चात या योग्य। और ग्रह मान होता है घर। ग्रह माने क्या होता है? घर। अब बताओ घर के योग्य, घर के योग्य होता है क्या? नहीं, घर के योग्य नहीं होता है। घर के पश्चात, हाँ घर के पीछे हो सकता है कि कोई व्यक्ति घर के पीछे छुपा हुआ है, कोई व्यक्ति घर के पीछे रहता है, कोई व्यक्ति घर के पीछे खड़ा है। ठीक है ना, तो ग्रह से पश्चात हो जाएगा लेकिन ग्रह से योग्यम नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना।
तो ग्रहस्य अनु का अर्थ क्या लिखूंगा मैं? अनु का अर्थ होता है पश्चात, तो मैं लिखूंगा ग्रहस्य पश्चात। ये हो गया आपका समास विग्रह, अनुग्रहम यानी ग्रहस्य पश्चात। फिर और देखिए, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, इसके बाद अगला एग्जांपल है आपके सामने। मैं समस्त पद लिख रहा हूं, मैंने लिखा अनु विष्णु, अनु विष्णु, अनु विष्णु, ठीक है, अनु विष्णु। अनु विष्णु शब्द क्या है? अपना समस्त पद है। अब बोलेंगे सर इसमें पीछे मैं तो नहीं आया, ये नपुंसकलिंग एकवचन कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब उकारांत या उकारांत शब्द आए, ऐसा मैंने लिखाया था अभी सबसे पहले कि ऐसा अब आए तो अपने को छोटा ऊ लगाना है, छोटा ऊ लगाने से क्या बन जाएगा? वो नपुंसकलिंग एकवचन बन जाएगा, ठीक है। तो अनु विष्णु क्या हो गया? नपुंसकलिंग एकवचन शब्द है, ये समस्त पद है अपना नपुंसकलिंग एकवचन का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया अपना अनु क्या है? अनु तो है अपना अवयव, और विष्णु क्या है? अपना संज्ञा पद है। अब मुझे बनाना है इसका समास विग्रह। समास विग्रह बनाना है तो मुझे समास विग्रह में संज्ञा पद कौन सी है? अपना विष्णु है, तो विष्णु की कौन सी विभक्ति लगाएंगे अपन? विष्णु की विभक्ति लगाएंगे षष्ठी विभक्ति। अब बोलोगे सर विष्णु की षष्ठी विभक्ति तो राम की तरह चलेगी? नहीं चलेगी। देखिए राम शब्द में क्या आ रहा है? ए आ रहा है पीछे, यहां पर अपने पास क्या है? विष्णु है, विष्णु में पीछे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। ऊ और ए दोनों अलग अलग है। जिन शब्द के पीछे ए आता है, जिस शब्द में पीछे ए का ध्वनि आती है, वो सब राम की तरह चलेंगे। जिसमें ऊ आता है वो गुरु की तरह चलेंगे, यानी आपको गुरु शब्द के रूप भी याद होने चाहिए। तो आप देखिए गुरु शब्द के रूप देखिए, गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी? गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन होगी गुरु। क्या होगी? गुरो। क्या होगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन गुरु। तो बताओ विष्णु की क्या होगी? जैसे गुरु हुआ वैसे क्या हो जाएगा? विष्णु हो गया ना षष्ठी विभक्ति। गुरु की षष्ठी विभक्ति, गुरु की षष्ठी विभक्ति गुरु, तो विष्णु की क्या हो जाएगी? विष्णु। तो ये हो गया अपनी षष्ठी विभक्ति विष्णु। हो गया अपना काम। ये लीजिए साहब, ये हो गई षष्ठी विभक्ति संज्ञा पद की, हो गई षष्ठी विभक्ति समास विग्रह में। अब मुझे अनु का अर्थ लगाना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, विष्णु के पीछे या विष्णु के योग्य। विष्णु के योग्य तो होता ही नहीं है, विष्णु कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो सकते हैं। तो विष्णु पश्चात क्या हो जाएगा? विष्णु पश्चात। ये हो गया आपकी अनु विष्णु का समास विग्रह। ठीक, अब नेक्स्ट और देखिए, अनुजनकम। अनुजनकम, देखिए अनुजनकम, अनुजनकम। देखिए इसमें शब्द अवयव, अनु क्या है? अवयव शब्द है, और जनक क्या है? अपना संज्ञा शब्द है, और पीछे में आ रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया? ये नपुंसकलिंग एक वचन का हो गया। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे समास विग्रह बनाना है। समास विग्रह बनाना है तो मैं क्या करूंगा? जनक की षष्ठी विभक्ति लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जनक की षष्ठी विभक्ति। अब बताओ जनक शब्द में पीछे के में ए आ रहा है क्या? के में ए आ रहा है, मतलब किसकी तरह चलेगा? ये राम की तरह चलेगा। राम की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? राम की षष्ठी विभक्ति होती है रामस्य। तो जनक की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी? जनकस्य। जनकस्य, जो राम की होगी वही जनक की होगी, जनकस्य। अब मुझे क्या लगाना है? अनु का लगाना। अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात। जनक के पीछे, ये हो जाएगा पश्चात। जनकस्य पश्चात, जनक के पीछे अर्थात पिता के पीछे। नेक्स्ट और देखिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने लिखा अनुलतम। ध्यान दीजिए, अनुलतम, अनुलतम, अनुलतम। अब अनुलतम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग एक वचन का, क्योंकि पीछे क्या है में। अनु शब्द क्या है अपना? अनु तो है अवयव शब्द, और लत, लत नहीं है ये शब्द होगा लता। अनु
और ये है लता, ठीक है ना, अनु लता। तो लता को अपन ने नपुंसकलिंग बनाया तो पीछे अम जोड़ दिया तो लतम बन गया, क्योंकि आ को हटाया अम जोड़ दिया तो बन गया लतम। तो अब मुझे अनु और लता यानी लता की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, लता की षष्ठी विभक्ति लता की तरह चलेगी, लता 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 लते लता लताम लते लता लतया अपने पढ़े हैं। तो लता की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी लताया, राम की तरह नहीं चलेंगे, ध्यान रखना ये चलेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है लता, तो ये हो जाएगा लता या, लता के पीछे यानी लता पश्चात, लताया पश्चात, ठीक है। ये हो गया आपका लता के पीछे, अर्थात बेल हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, लता का मतलब बेल भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समास विग्रह, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल में आपको करने, दो एग्जांपल आपको करने के लिए दे रहा हूं जो आप खुद मुझे करके दिखाएंगे। नहीं आया समझ में तो फिर से बताइएगा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ समास में, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है, आपको विभक्तियों में दिक्कत आ रही है, तो आप शब्द रूप और शब्द रूप को याद करते रहें, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम्पल में करना है अनुपदम, क्या करना है, अनुपदम करना है। एक करना है अनुशंभु, अनुशंभु, ये दोनों एग्जाम्पल आपको खुद को करना है। नहीं आया तो बताइएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिर देखिए अब मैं योग पश्चात के अर्थ में तो हो गए, अब योग्य के अर्थ में भी देख लेते हैं थोड़ा। मैंने लिखा अनुरूपम, क्या लिखा, अनुरूपम, शब्द क्या है अनु, पीछे क्या रहा रूपम, अनुरूपम। तो रूप शब्द ये रहा, अम लगा हुआ मतलब ये नपुंसकलिंग एक वचन का है, तो मैं इसको तोड़ देता हूं अनु और रूप। तो मुझे रूप की क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। देखो रूप में पीछे क्या आ रहा है, ए आता है, ए आता तो मतलब राम की तरह चलेगा, तो रूप की षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगी, रूपश्य, क्या हो जाएगी, रूपश्य। और अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात या योग्य, रूप के पीछे, सौंदर्य के पीछे, रूप के पीछे कैसे जाएगा कोई व्यक्ति, नहीं जा सकता, योग्य ही होगा, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ठीक है। इसी तरह देखिए अनुगुणम, देखिए अनुगुणम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुगुणम ये तो पता चल गया, ये नपुंसकलिंग एक वचन का है। अब इसका मुझे बनाना है समास विग्रह, समास विग्रह, ये तो खुद एक समस्त पद है, मुझे बनाना है समास विग्रह। में कैसे बनाऊंगा, मेरे पास शब्द क्या है अनु, अनु तो क्या है अपना अवयव, और शब्द क्या है गुण। अब मुझे क्या लगानी, गुण में पीछे क्या आ रहा है, देखो पीछे ए आ रहा है इसमें, तो मैं ये राम की तरह चलेगा, ठीक है। अब मुझे गुण की लगानी है षष्ठी विभक्ति, गुण की लगानी है षष्ठी विभक्ति, गुण गुण किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह, तो राम की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, रामस्य, क्या होगी रामस्य। तो गुण की क्या हो जाएगी, गुणस्य, लेकिन अपना गलत हो जाएगा क्योंकि जो रामस्य है वो एक वचन है। तो आप मुझे बताओ गुण व्यक्ति में एक ही होता है क्या, गुण व्यक्ति में एक नहीं होता है, गुण बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुवचन। तो रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामस्य रामयो रावणम, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो गुण का भी षष्ठी विभक्ति तो लगेगी, लेकिन क्या लगेगी, बहुवचन लगेगी। तो ये हो जाएगा गुणस्य गुणियो गुणानाम, गुणानाम रामाणाम, हो गया गुणानाम। अब अनु का अर्थ क्या लिख दूंगा मैं, योग्यम, ये लीजिए साहब, ये अपना हो गया अव्ययभाव समास का पहला अवयव यानी अनु। इसके अंदर 5 और 6 मतलब 6 अवयव है जो अपन पढ़ेंगे। पहला हुआ अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम। कौन से व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अपना दूसरा है अवयव उप। अभी तक अपन अव्ययभाव समास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना है उप, उप का मतलब होता है समीपम, क्या होता है, समीपम। उप का अर्थ क्या होता है, समीपम। और हमें क्या करना है, संज्ञा पद में,
जो आपका संज्ञा पद आएगा उस संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। देखो अनु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया था और उप में भी अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। फिर देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है उपगंगम। क्या लिखा है, उपगंगम। पहली चीज तो ये उपगंगम, दो शब्द है अपने पास, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। ये शब्द क्या है पूरा, ये तो है अपना नपुंसकलिंग का एक वचन, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, पीछे इसमें क्या आ रहा है, अम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नपुंसकलिंग एक वचन। अब मैंने मूल शब्द क्या है, मूल शब्द देखिए, मूल शब्द है इसमें एक तो है अपना उप और एक है गंगा। क्या है, उप गंगा, दो शब्द है। अब मुझे क्या लगाना है, इस गंगा की षष्ठी विभक्ति लगानी है। गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, देखो गंगा में पीछे गंगा एक तो लड़की है, मतलब ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं लता की तरह, क्योंकि लता में भी पीछे क्या आ रहा है, आ आता है, तो गंगा में भी पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है। लता भी स्त्री है और गंगा भी स्त्री है, मतलब दोनों स्त्रीलिंग है, तो लता की तरह लता की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, लता की षष्ठी विभक्ति होती है लताया। क्या होती है, लताया। तो बताओ गंगा की क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, गंगाया। गंगा या और पीछे लग जाएगा विसर्ग। ठीक है, ये हो गई अपना षष्ठी विभक्ति गंगा की। अब मुझे क्या लिखना है, उप, उप का क्या लिखना है, उप का अर्थ क्या होता है, समीपम, तो मैं पीछे लिख दूंगा गंगाया समीपम। गंगाया समीपम, तो क्या हो जाएगा, गंगाया समीपम, गंगा के पास। और देखिए मैंने लिखा उप नदी। क्या लिखा, उप नदी। देखो पीछे छोटी ही आ रही है नदी में, मतलब ये नपुंसकलिंग का एक वचन है पूरा पद, नपुंसकलिंग एक वचन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह करना है तो मैं इसके दो शब्द है अपने पास, एक तो है अपना उप, एक है अपना नदी। ध्यान दीजिए नदी में छोटी ही लगी है इसलिए नपुंसकलिंग है, अपन ने क्या कर लिया, सही शब्द लिख दिया है, उप और नदी। अब मुझे नदी की लगानी है षष्ठी विभक्ति। क्या लगानी है, नदी की षष्ठी विभक्ति लगानी है। बताइए नदी की षष्ठी विभक्ति कैसे चलेगी। अब राम की तरह होगा नहीं, लता की तरह होगा नहीं, गुरु की तरह होगा नहीं, नदी की षष्ठी विभक्ति नदी की तरह चलेगी। ध्यान रखना इकारांत शब्द है इसलिए नदी की षष्ठी विभक्ति होगी नद्या। क्या होगी, नद्या। इस तरह से लिखोगे आप, ध्यान दीजिएगा, नद्या, दे में हलंत है या नद्या हो गई ये षष्ठी विभक्ति। और उप का अर्थ क्या होगा अपना, उप का अर्थ होता है समीपम, तो अपन लिख देंगे समीपम। ये लीजिए साहब, नद्या समीपम हो गया उपनदी का अर्थ। फिर दूसरा और देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा उप यमुना, सॉरी उप कृष्णम। क्या लिखा, उप कृष्णम। ध्यान दीजिएगा, अब ये पूरा शब्द पीछे में आ रहा, तो मतलब ये क्या है, नपुंसकलिंग का एक वचन है। नपुंसकलिंग का एक वचन है, क्योंकि अव्ययभाव समास में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि अव्ययभाव समास का जो समस्त पद होगा वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगा। ठीक है, उप कृष्णम। अब मुझे कृष्ण, इसमें दो शब्द है, एक तो आ रहा है आपका उप, दूसरा आ रहा है कृष्ण। ठीक है, तब मुझे बताओ कृष्ण की षष्ठी विभक्ति क्या होगी। कृष्ण में पीछे देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या मतलब ये राम की तरह चलेगा। राम की षष्ठी क्या होगी, रामस्य। क्या हो जाएगी, रामस्य। तो कृष्ण की क्या हो जाएगी, कृष्ण की हो जाएगी कृष्णस्य। क्या हो जाएगी, कृष्णस्य। तो अब बचा उप, उप का क्या लिखूंगा मैं, उप का लिख दूंगा समीपम। समीपम, तो ये हो गया कृष्णस्य समीपम, ये बन गया आपका समास विग्रह। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने एक लिखा है उपाश्वम। क्या लिखा है, उपाश्वम। अब संधि हो गई, पहले चीज तो वही है, ये हो गया अपना नपुंसकलिंग का एक वचन, नपुंसकलिंग का एक वचन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है,
उपाश्वम को, उपाश्वम में शब्द देखिए, उपाश्वम में एक तो है अपने पास उप और एक है अश्व। क्या है अपने पास? अश्व है, अख नहीं है, ध्यान रखना। क्या है ये? अश्व। क्या है? अश्व। तो यहाँ पर दोनों ने संधि कर दी थी, अपन ने दीर्घ संधि पढ़ी थी, अ या आ के बाद अ या आ है, उसका आ हो जाता है। ठीक है, उपाश्वम, उप और अश्व। तो अश्व की षष्ठी क्या हो जाएगी? जो किसकी होगी? अश्व की षष्ठी। जो अश्व में देखिए व में पीछे क्या रहा? ए, तो ये राम की तरह ही चलेगा, रामश्य। तो अश्व की क्या हो जाएगी? अश्व की हो जाएगी अश्वश्य। जो रामश्य होगी वो अश्वश्य। और उप का मुझे क्या लिखना है? उप का मुझे लिखना है समीपम, अर्थात अश्व के समीप। ठीक है, हुआ। और देखिए, मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर देखिए, मैंने लिखा है उपपदम। उपपदम, उपपदम। देखिए, उपपदम शब्द क्या है अपना? नपुंसकलिंग का एक वचन है। कैसा है ये? नपुंसकलिंग का एक वचन है। और उसमें शब्द कौन से अपने पास? एक तो है अपने पास उप और दूसरा क्या है? पद। ठीक है ना, उप और पद। पद का मतलब होता है पैर। ठीक है, अब बताओ पैर के समीप एक पैर होगा या दो पैर होंगे या बहुत ज्यादा पैर होंगे? पैरों के समीप बैठना है, पैरों के समीप बैठना है। मतलब यहाँ पर अपने को जब समास विग्रह करेंगे ना, तो अपन एक पैर का यानी पदस्य समीपम, एक पैर के पीछे तो बैठ ही नहीं सकते, दो पैर के पीछे बैठेंगे तो दिख जाएंगे, है ना। तो बहुत से लोग खड़े हैं और उनके पीछे, उनके पैरों के पीछे छुप जाते हैं, तो बोलते हैं वो पैरों के पीछे छुपा हुआ या पैरों के पास बैठा है। पैरों के पास, एक पैर के पास नहीं, पैरों के पास। पैर शब्द यहाँ पर बहुवचन में आएगा। तो पद यहाँ की, इसकी मुझे षष्ठी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति होगी। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में भी क्या लगाना है मुझे? बहुवचन लगाना है। तो रामस्य रामियो रामाणाम, पदस्य पदियो पदानाम। ये हो गई आपकी षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और उप का अर्थ क्या हो जाएगा? समीपम। ये देखिए, समीपम, पदानाम समीपम। और देखिए एग्जाम्पल आपका, एक शब्द है उप शंभु। उप शंभु, उप शंभु छोटा हो रहा, मतलब ये शब्द क्या है अपना? नपुंसकलिंग का एक वचन शब्द है। ठीक है, दो शब्द होने चाहिए, उप और शंभु। उप और शंभु शब्द है, तो शंभु की षष्ठी विभक्ति। शंभु के पीछे, शंभु कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के पीछे, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के पास, समीपम, व्यक्ति के पास बैठ सकते हैं। तो शंभु की षष्ठी क्या होगी? जो गुरु की होगी, पढ़ी थी भाई अपन ने, शंभो। क्या हो जाएगी? शंभो। और उप का क्या लग जाएगा? समीपम। ये हो गया आपका उप का भी। अब कुछ इजी इजी चीजें हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसा मैंने किया वैसा वैसा आपको करना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको भी करना है, अभ्यास आपको भी करना है। आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे मेरे को रिटर्न वर्क करके भी दिखा रहे हैं, बहुत शो रिटर्न वर्क को शो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद क्लास तो ले रहे हैं लेकिन वो रिटर्न वर्क करके शो नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि सर डांटेंगे या कुछ कहेंगे अगर शो नहीं होगा तो। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब शो करते हो, आप रिटर्न वर्क दिखाते हो, आप कुछ जो मैं आपको देता हूँ वो करके दिखाते हो, तो आप कुछ गलत नहीं सीख रहे हो या आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो। मैंने पढ़ाया, आपने लिख लिया, ठीक है, मैंने बताया, आपने कर लिया, लेकिन आपको मैंने SW दिया, 2-3 शब्द आपको करने के लिए दिए और फिर आपने उसको अपने हिसाब से कर लिया। अब वो सही है या गलत है इसका एनालाइज आपको नहीं पता। आपको जो आया वो आपने कर लिया। जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक हम कैसे आपको बताएं कि आपने सही किया या गलत किया। कुछ बच्चे हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, उनको रिप्लाईज भी मिल रहा है कि वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनको समझा भी रहे हैं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जितना रिटर्न वर्क कर रहे हैं उसको शो कराएं। अगर कुछ मिस्टेक्स होगी और कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फिर
उप का भी दे रहा हूं, उसमें पहले 2 दिए थे, अब उप का भी लिखिए। उप के आपको करना है उप तटम, एक तो ये आपको करना है उप तटम, एक है उप ग्रहम, एक करना है उप गजम, एक करना है आपको उप नगरम, ठीक है, और एक और करना है आपको उपजलम। सारे एक ही जैसे हैं, बिल्कुल ऐसे, उपतटम, उपग्रहम, उपगजम, उपनगरम, उपजलम, बिल्कुल सेम है, सब में राम की तरह ही विभक्तियां चलेगी, ठीक है। ये आप मुझे करके शो करोगे, ठीक है। एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट देखिए, अगला अपना है थर्ड पॉइंट, तीसरा अवयव है अपना निर। क्या है? निर। निर का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव, ठीक है। विभक्ति कौन सी लगाएंगे अपन? निर का अर्थ क्या होता है? अभाव, और विभक्ति प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति। संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति करेंगे? षष्ठी विभक्ति। किसमें करेंगे? संज्ञा पद में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा निर्जनम। देखो रे में हलंत है ना, इसलिए जे के ऊपर रे आया है। निर्जनम, निर्जनम, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है निर्जनम। देखिए इसमें 2 शब्द बन रहे हैं। पहली चीज तो ये शब्द क्या है आपका? ये नपुंसकलिंग का एक वचन है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर बात करते हैं इसको अलग अलग करते हैं। एक तो शब्द हो गया अपना निर, और दूसरा हो गया जन। एक तो हो गया निर और दूसरा हो गया जन, ठीक है। पीछे लगा है, मत जन्म का, ऐसे जन्म, जन्म मत कर देना इसको, ठीक है। ये लगा है, मतलब ये नपुंसकलिंग एक वचन का है। निर और जन शब्द है। अब मुझे जन शब्द के षष्ठी विभक्ति लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, निर्जन, निर्जन का मतलब होता है, जन का मतलब हो गया लोग। क्या हो गया? लोग या व्यक्ति। निर का मतलब हो गया अभाव। तो बताओ, लोग का अभाव होता, निर्जन का मतलब जहां पर सुनसान कोई नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, तो लोग का अभाव होता है या लोगों का अभाव होता है? ये बताइए आप मुझे। एक लोग का तो अभाव होगा नहीं, मतलब अगर सब जगह बहुत सारे व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है, तो उसको स्थान को निर्जन कहेंगे क्या? नहीं, मतलब ऐसी जगह जहां पर लोगों का अभाव होता है, जहां लोग रहते ही नहीं है, यानी बहुवचन लेना है अपने को। क्या लेना है? जन शब्द का बहुवचन लेना है। अब जन शब्द किसकी तरह चलेगा? राम की तरह चलेगा, क्योंकि पीछे नए में पीछे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो रामस्य रामियो रामाणाम, रामस्य रामियो रामाणाम, ये इसकी षष्ठी विभक्ति हो गई। तो इसी तरह जन की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? जनस्य जनियो जननाम। क्या हो जाएगा? जनस्य जनियो जननाम। ये हो गई जन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। जन शब्द का काम हो गया। अब निर का मुझे क्या लगाना है? निर का मुझे लगाना है अभाव। ये लीजिए, जनानाम अभाव बन गया। फिर और देखिए, निर्जलम, निर्जलम, निर्जलम। पीछे देखिए, ये हो गया आपका नपुंसकलिंग का एक वचन, और 2 शब्द इसको तोड़ दो। एक आपके साथ के पास है, यहां पे लगेगा, एक आपके पास है निर और दूसरा है जल, ठीक है। अब जल जो शब्द है वो सिंगुलर, एक मतलब एक वचन में ही आएगा। जल की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? जो राम की होगी, तो ये बन जाएगा जलस्य। जो राम का होता है वो रामस्य, जल का होगा तो जलस्य, और अब निर का क्या हो जाएगा? अभाव, जलस्य अभाव। देखिए फिर अगला देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, और देखिए मैंने लिखा निर्धनम, करके देखिए, निर्धनम। कॉपी और पेन कंटिन्यू करते रहे, केवल देखने से काम नहीं होगा, आप मेरे साथ लिखते भी रहे, है ना। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, रोज का काम रोज करें। देखिए निर्धनम, क्या लिखा मैंने? निर्धनम, ठीक है। निर्धनम शब्द कौन सा है? ये नपुंसकलिंग का एक वचन है, क्योंकि ये समस्त पद है। और ये हो गया अपना निर, और ये हो गया धन, है ना। निर और धन 2 शब्द है ना। तो धन का अभाव, ये धन एक वचन तो होगा नहीं, बहुवचन ही होगा। धनों का अभाव तो वैसे बोलने हिंदी में तो नहीं आता धनों का अभाव, लेकिन धन शब्द खुद क्या है? बहुवचन है।
तो राम का रामस्य राम्यो रामाणाम, तो ये हो जाएगा धनस्य धनियो धना नाम, धना नाम अभाव, है ना, धना नाम अभाव, सॉरी धन शब्द सिंगुलर ही है, ये हो जाएगा धनस्य अभाव, हो गया धनस्य अभाव। और देखिए एक और निरुत्तरम, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, निरुत्तरम, पहली चीज तो ये कि ये नपुंसकलिंग का एक वचन होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब निरुत्तरम, इसको तोड़ो, संधि कर रखी है इसमें, ध्यान देने, वैसे संधि नहीं है इसमें, ये हो गया निर, ठीक है, ये हो गया निर, सॉरी निर और उत्तरम, यानी उत्तर, निर और उत्तर, उत्तर का अभाव, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उत्तरस्य, उत्तरस्य, और निर का हो जाएगा अभाव, ये हो गया उत्तरस्य अभाव, ठीक है। फिर देखिए इसको कॉपी करें, एक और एग्जांपल आपको बता दो अच्छा सा, निष्कंटकम, देखिए निष्कंटकम, निष्कंटकम, निष्कंटकम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का एक वचन है, नपुंसकलिंग का एक वचन है। अब इसको तोड़ो, ये संधि से निश बन गया, वैसे है इसके अंदर निर ही, निर, और ये शब्द है कंटक, क्या है, निर और कंटक, कांटे का अभाव होता है, कांटों का अभाव होता है, बहुवचन में जाएगा कांटों का अभाव, तो कंटक का क्या हो जाएगा, रामस्य राम्यो रामाणाम, तो ये हो जाएगा कंटका नाम, कंटका नाम, और निर का हो जाएगा अभाव, कंटका नाम अभाव, ठीक है। ये हो गया आपका निर का भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को पॉज करके लिख ले, उप पढ़ा, उप हो गया, निर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना यथा, क्या आ रहा है, यथा, ध्यान दीजिए, यथा, यथा का अर्थ होता अनतिक्रमय, अनतिक्रमय, और इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, क्या होता है, शक्ति के अनुसार। और विभक्ति कौन सी लगानी है आपको, संज्ञा पद में, आपका जो संज्ञा पद होगा, संज्ञा पद में मुझे अपने को विभक्ति लगानी है द्वितीय, कौन सी लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यथा शक्ति, यथा शक्ति, देखो ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का एक वचन है, दो शब्द है अपने पास, एक है यथा और दूसरा है शक्ति, ठीक है। और शक्ति की द्वितीय क्या होगी, जो नदी की होगी, ठीक है ना, शक्ति की जो नद्याम, तो ये हो जाएगा शक्तिम, इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी शक्तिम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रमय, अनतिक्रमय, यानी शक्ति के अनुसार। इसी तरह और देखिए, यथा गति, बिल्कुल सेम टू सेम है, यथा गति, ये आप करोगे, यथा गति को आपको करना है, यथा गति। फिर देखिए एक और एग्जांपल, यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम, एक यथा और एक शास्त्र, दो शब्द है आपके पास, यथा और शास्त्र, तो शास्त्र की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, शास्त्र की द्वितीय विभक्ति, जैसे राम की रामम, शास्त्र की हो जाएगी शास्त्रम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रमय, अनतिक्रमय। फिर और देखिए, एक है यथेच्छम, मेरे को मिटा देता हूं, फिर देखिए, लिखा है यथेच्छम, पहले इसको तोड़ो, यथेच्छम, ये बनेगा यथा प्लस इच्छम, यथा प्लस इच्छम बनेगा,
तो यथा शब्द हो गया, इच्छम अपना संज्ञा शब्द हो गया, संज्ञा शब्द का द्वितीय क्या हो जाएगी, इसकी द्वितीय इच्छम ही होगी, इच्छम, ठीक है, सॉरी लताम, इच्छाम, ठीक है, यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम, यथा प्लस इच्छम पे देखिए ये हो गया इच्छाम, ठीक है, इच्छाम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रमे, क्या हो जाएगा, अनतिक्रमे। फिर देखिए और एग्जांपल देखिए, यथा स्थानम, यथा स्थानम, ये आप करोगे, इसमें यथा है और एक स्थान है, यथा और स्थान, स्थान की द्वितीय क्या होगी, स्थानम ही होगी, यथा का हो जाएगा अनतिक्रमे। ये एग्जांपल भी आप ही करोगे। फिर देखिए यथा कालम, यथा कालम, ये मैं करवा देता हूं, यथा और काल, काल की द्वितीय क्या हो जाएगी, कालम, और यथा की क्या हो जाएगी, अनतिक्रमे, अनतिक्रमे। ये हो गया समय के अनुसार। फिर देखिए एक और आप, यथा पूर्वम, यथा पूर्वम, पूर्व और यथा, पूर्व की द्वितीय क्या हो जाएगी, पूर्वम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रमे। कॉपी कर लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट देखिए, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। केवल एक अव्यय भाव समास ही थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना से शब्द, ठीक है, इस से को कहा जाता है सहितम, से को क्या कहा जाता है, सहितम, ठीक है, और सहितम इसमें क्या करना है, संज्ञा पद में क्या लगानी है अपने को, संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगानी है, संज्ञा पद में क्या लगानी है, तृतीय विभक्ति लगानी है, सिंपल सी चीज है, संज्ञा पद में क्या लगानी है, तृतीय विभक्ति लगानी है। फिर देखिए एग्जाम्पल लिखा, सचित्रम, क्या लिखा, सचित्रम। अब दो शब्द है इसके अंदर, एक तो आ गया आपका स, एक हो गया आपका चित्र, ठीक है, ये तो नपुंसकलिंग एक वचन का है, सचित्र, तो चित्र की तृतीय क्या होगी, जो राम की होगी रामेण, चित्र की हो जाएगी चित्रेण, ठीक है, चित्र की क्या हो जाएगी, चित्रेण, राम की तृतीय क्या होगी, रामेण, तो चित्र की हो गई चित्रेण, और से का मुझे क्या लगा देना है, से का मुझे लगा देना है सहितम। बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, और मैंने लिखा है जैसे सशस्त्रम, क्या लिखा है, सशस्त्रम, से और शस्त्र, शस्त्र की तृतीय क्या हो जाएगी, शस्त्रेण, क्या हो जाएगी, शस्त्रेण, और से क्या हो जाएगा, सहितम, शस्त्र के साथ, सहितम का अर्थ होता है के साथ। और देखिए से शरीरम, शरीरम, से और शरीर, तो शरीर का हो जाएगा शरीरेण, क्या हो जाएगा, शरीरेण, और इसका हो जाएगा सहितम, शरीरेण सहितम, से का हो जाएगा सहितम, और शरीर की तृतीय विभक्ति राम की तरह चलेगी, रामेण, तो इसी तरह हो जाएगा शरीरेण। और देखिए समित्रम, समित्रम, से और मित्र, मित्र की तृतीय क्या होगी, मित्रेण, और से का हो जाएगा सहितम, मित्रेण सहितम। कॉपी कर लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, एक एग्जांपल आपको भी दूं, चलो लिखिएगा, आप करके बताइएगा मुझे। सहृदयम, क्या लिखोगे, सहृदयम, ये एग्जांपल आप करके दिखाएगा, सहृदयम, ठीक है, ये करके दिखाइएगा। और देखिए इसको, ये हो गया अपना से का भी हो गया।
नेक्स्ट देखिए, सॉरी, हाँ अव्ययभाव समास से चल रहा है। नेक्स्ट देखिए अपना है प्रति। प्रति को कहता है विप्सा, ठीक है, और विप्सा का अर्थ होता है दोबारा। क्या दोबारा? विप्सा का अर्थ होता है दोबारा, मतलब दो बार लिखना है, ठीक है। दोबारा कैसे? जो अपना संज्ञा पद होगा ना उसको दो बार लिखना है, ठीक है। विभक्ति कौन सी लगेगी इसमें? विभक्ति आप संज्ञा पद में लगाओगे द्वितीया या सप्तमी, दोनों लगा सकते हो। दोनों विभक्तियां लग सकती है, द्वितीय भी लग सकती है और सप्तमी भी लग सकती है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा प्रतिदिनम। क्या लिखा? प्रतिदिनम। देखो प्रति और दिन, प्रतिदिनम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग एकवचन का है। प्रति और दिनम, प्रति और दिनम। दिन शब्द, दिन की द्वितीय क्या होगी? दिनम। जो राम की होगी वही होगी दिनम। इस शब्द को दो बार लिखना है, दिनम दिनम, दिनम दिनम। और आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो द्वितीय नहीं लगाऊंगा, मैं तो सप्तमी लगाऊंगा, तो सप्तमी लगा दीजिए, दिने दिने। जैसे रामे रामे होता है वैसे दिने दिने हो जाएगा। ये हो गई सप्तमी विभक्ति, ये हो गई द्वितीय विभक्ति। इसी तरह देखिए प्रत्येकम। प्रत्येकम, प्रत्येकम में संधि हो रखी है, प्रति और एकम, यण संधि हो गई इसके अंदर, ठीक है। पढ़ी है अपन ने यण संधि। और हाँ एक चीज, संधि में पढ़ा चुका हूँ, कक्षा 10th के लिए पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स पीछे रह रहा है या किसी स्टूडेंट्स को और पढ़ना है या और ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत है, तो आप मेरा खुद का चैनल है प्रदीप कुमार पिसांगन के नाम से सर्च करिएगा। उसके अंदर पूरी संधि डिटेल से चल रही है। आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप उनके एग्जाम्पल्स ले सकते हो, उनके एग्जाम्पल्स कर सकते हो। तब उनमें वैसे लिंक भी भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है, भेजता रहता हूँ। अगर आपको और डिटेल से जानना है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो संधि कंप्लीट करनी है, तो एक तो मैंने जो पढ़ा दी इस यूट्यूब पे, हमने स्कूल चैनल पे, तो वो कर सकते हो। वरना आप मेरे खुद के चैनल पे भी जाकर आप संधि पढ़ सकते हो, वो बिल्कुल डिटेल से है। तो प्रति प्लस एकम की बात कर रहे हैं, प्रति प्लस एकम। तो एकम का क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति, एकम एकम, एकम एकम, यह हो जाएगी एके एके, हो गए सप्तमी विभक्ति। अब देखिए, अब आप खुद एक से एग्जाम्पल करोगे, प्रति मासम। प्रति मासम यानी मासे मासे या मासम मासम हो जाएगा। प्रति क्षणम, ये भी आप ही करोगे, प्रति क्षणम। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, प्रतिग्रहम। प्रतिग्रहम, ये तीनों एग्जाम्पल आप करके दिखाओगे। ये हो गया आपका अव्ययभाव समास कंप्लीट। फिर भी आपको अव्ययभाव समास में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर बताइएगा। कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं कि अभी तक अपन ने आज अव्ययभाव समास में क्या पढ़ा। देखिए अव्ययभाव समास में अपन ने क्या पढ़ा? पहला शब्द पढ़ा अनु। क्या पढ़ा? अनु। अनु का अर्थ पढ़ा अपन ने पश्चात, और क्या पढ़ा? योग्यम, ठीक है। और विभक्ति कौन सी लगाई? विभक्ति लगाई अपन ने षष्ठी। विभक्ति कौन सी लगाई? षष्ठी विभक्ति लगाई। दूसरा अपन ने पढ़ा उप। उप का अर्थ क्या पढ़ा अपन ने? समीपम। विभक्ति कौन सी लगाई अपन ने? षष्ठी। फिर तीसरा क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ा अपन ने निर। निर का अर्थ पढ़ा अपन ने अभाव, ठीक है। और अभाव में कौन सी विभक्ति लगाई अपन ने? षष्ठी। फिर अपन ने पढ़ा यथा। यथा का अर्थ होता अनतिक्रमय। अनतिक्रमय, और विभक्ति कौन से लगाई अपन ने? द्वितीया। फिर अपन ने पढ़ा स। से का अर्थ लिखा अपन ने सहितम, और विभक्ति कौन से लगाई? तृतीया। फिर अपन ने पढ़ा प्रति। प्रति का अर्थ विप्सा होता है, लेकिन लिखना अपने को शब्द संज्ञा पद को दो बार है। विभक्ति कौन सी लगाई? द्वितीया या सप्तमी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये हो गई आपका अव्ययभाव समास की टेबल, ठीक है। 3 3 6 शब्द ही है, ठीक है।
क्लियर? ये आपका अवयव समास कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, द्वंद्व समास को लेकर द्वंद्व समास क्लियर कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, और आपका दिन मंगल में हो, और आप ऐसे ही पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ते रहे, और आप हमेशा आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। थैंक यू।